गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को परक्विजिट्स पढ़ना है। परक्विजिट्स पहला क्लास जो हुआ था तो उसमें आप लोग को बताया गया था ग्रॉस सैलरी के लिए हम लोग 4 चीज़ों को जोड़ते थे, है ना। बेसिक सैलरी, अलावेंस, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो अलावेंस पिछले क्लास में आपको क्लियर किया गया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स को हम डिफाइन अगर करना चाहें तो यह किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, यह पोस्ट को मिलता है। यानी उस पोस्ट पर जो भी व्यक्ति आएगा उसको ऑटोमेटिक वह सुविधाएं मिलेगी। यह कैश के रूप में नहीं दिया जाता है, यह गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में होता है। जैसे आपको रहने के लिए मकान दिया गया, कुछ हाई ऑफिशियल्स होते हैं जैसे डीएम, डीसी, एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, इनके या फिर जजेस, इनके रहने के लिए बंगलो बना हुआ होता है प्राय हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो वह परक्विजिट कहलाएगा। इनको अपने रेसिडेंस से ऑफिस आने जाने के लिए कार की फैसिलिटी दी जाती है, तो वह परक्विजिट हो गया। इनके बंगलों के देखभाल के लिए गार्ड्स होते हैं, उनकी सर्विस जो उनको मिलती है वह परक्विजिट हो गया। इनके घरेलू कामों को करने के लिए हाउस होल्ड सर्वेंट्स मिलते हैं, खाना बनाने के लिए कुक मिलता है, स्वीपर की फैसिलिटी मिलती है। तो यह सब क्या कहलाएगा? परक्विजिट्स। अब यह भी 3 तरह का होता है, एक फुल्ली टैक्सेबल, एक टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ और एक एग्जेम्प्टेड। तो हम लोग आज डिस्कस करने चले हैं फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स के बारे में। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट परक्विजिट्स जो होता है वह है रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो यह क्या हुआ भाई? तो यह एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने की व्यवस्था देता है, उसके रेसिडेंस की व्यवस्था वह करता है। इसको हम लोग कहीं कहीं बोलचाल की भाषा में क्वार्टर बोलते हैं, कहीं बंगलो भी बोला जाता है, जिसे हाई ऑफिशियल्स को जैसे डीसी बंगलो, एसपी बंगलो बोलते हैं ना। तो वह जो है क्या है? परक्विजिट्स है। तो हम लोग जब बात करने चलेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, यानी कि यह तो कैश के रूप में तो दिया नहीं जा रहा है, यह तो हो गया आपका घर है, मकान है। तो जिस मकान में आपको रहने की व्यवस्था दी गई उस मकान का वैल्यूएशन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल, और वह जो वैल्यूएशन आएगा वही वैल्यू आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस या वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब देखो, इसका वैल्यू हम लोग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज करेंगे। कर्मचारी को हम 2 भागों में बांट देंगे। पहला को बोलेंगे सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय डिप्यूटेशन में जाते हैं, वे सारे हो गए। तो सरकारी कर्मचारी एक ग्रुप हुआ,
और गैर सरकारी कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरा ग्रुप हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्मचारी जिसका हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करने वाले हैं उसको देखेंगे कि वह सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब जब हम तय कर लिए, देख लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, लिख दिया किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो समझ लेना है कि वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। तो अगर क्वेश्चन को पढ़ने से क्लियर हो गया कि जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस आदमी का हम इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करने वाले हैं वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको अगर रहने की सरकार ने व्यवस्था दी है तो उसका वैल्यू कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि इस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने जो रहने की व्यवस्था दी है उसका वैल्यू किस रेट से करना है। तो इसलिए हम लोग इसको कर दिए एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट उसका वैल्यूएशन करती है कि जिसमें वह रह रहा है उसका वैल्यू 1000 पर मंथ लगेगा। तो इसका मतलब कि 12,000 हो गया एक साल का, तो 12,000 रुपया उसकी सैलरी में जोड़ देंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस लिख के। गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि जिस बंगलों में डीसी साहब रहते हैं उसका वैल्यू 5,000 पर मंथ लगेगा, तो 5,000 इंटू 12 60,000 हो गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, लिख देना। इसमें आपको अपने से कुछ दिमाग लगाने की, कुछ चीज़ को याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। यानी कि जिस मकान में, जिस फैसिलिटी में वह एम्प्लॉय रह रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, यह ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। कब? जब वह एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वैसे कर्मचारी जो सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं, जिनके एम्प्लॉयर प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले कर्मचारियों को या ऑफिसर्स को रहने की सुविधा दी जाती है तो वहाँ फिर दो चीज़ों पे फोकस करना है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रहने का जो मकान दिया गया है, जो रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड करवाया गया, उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए हम लोग दो चीज़ों पे ध्यान देंगे। पहला चीज़ क्या, कि वह मकान जिसमें कर्मचारी रह रहा है उसका ऑनर कौन है। मकान जिसमें कर्मचारी को रहने की फैसिलिटी दी गई उस मकान का ऑनर कौन है। ऑनर हो सकता है एम्प्लॉयर हो और हो सकता है एम्प्लॉयर ना। तो अगर एम्प्लॉयर हो यानी कि हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तब वैल्यू अलग होगा। और अगर एम्प्लॉयर उसका ऑनर नहीं है तो इसका मतलब हुआ क्या, कि एम्प्लॉयर ने मकान को किराए पर लिया और उसके बाद अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया, है ना। मतलब हुआ या तो मकान उसके एम्प्लॉयर का है या तो उसके एम्प्लॉयर का नहीं है। यानी हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो दो कंडीशन हो गया, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, है ना, और हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में हम लोग को क्या करना है भाई,
तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जिस शहर में यह मकान रहने के लिए दिया गया है, यानी कर्मचारी की नौकरी, कर्मचारी की पोस्टिंग जिस शहर में है, जहाँ पे उसको रहने की फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, उस शहर का पॉपुलेशन 2001 की जनगणना सेंसस के आधार पर कितनी है? 2001। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। आदमियों को गिना जाता है कि आपके देश का पॉपुलेशन कितना हुआ हर 10 इयर्स में। 2001 में, फिर 2011 में, 2021 में, 31 में, 41 इस तरह होता है। तो 2001 में जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख तक है, अप टू 10 लाख, वैसे शहर में कर्मचारी को अगर रहने की सुविधा उसके एम्प्लॉयर ने दी, जिसका मालिक खुद एम्प्लॉयर ही है, तो उस रहने की व्यवस्था का उस वैल्यू, उसका रेंट फ्री हाउस का वैल्यू क्या होगा? 7.5% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय के सैलरी का 7.5%। अब सैलरी में क्या होगा वो आगे समझाएंगे आपको। अब अगर ऐसे शहर में उसको यह व्यवस्था दी गई, ऐसे शहर में उसको रहने की व्यवस्था दी गई जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम है, यानी बिटवीन 10 to 25 लाख है, 10 लाख और 25 लाख के बीच में है, तो वहाँ पर अगर आपको रहने की सुविधा दी गई है तो उस मकान का वैल्यूएशन होगा एम्प्लॉय के सैलरी का 10%, 10% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी। कब? जब उस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो और 25 लाख से कम, यानी 10 और 25 लाख के बीच में हो। अब फिर ऐसे शहर की बात करें जहां की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा हो। जिस शहर की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा हो, अगर वैसे शहर में आपको रहने की व्यवस्था दी गई तो उस मकान का वैल्यूएशन किया जाएगा 15% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी, कर्मचारी के वेतन का 15%। तो यह 3 कंडीशन हुआ। किसमें? इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मकान का मालिक स्वयं नियोक्ता एम्प्लॉयर हो और वह अपने कर्मचारी को रहने के लिए प्रोवाइड किया हो। जिस मकान में कर्मचारी रह रहा है उस मकान का मालिक उस कर्मचारी का एम्प्लॉयर ही है, तब हम लोग शहर के आधार पर उसका वैल्यूएशन करेंगे। शहर को हम 3 ग्रुप में बांटेंगे। वैसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख तक है, वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख तक है या 25 लाख से कम है, यानी 10 से अधिक 25 से कम, 10 और 25 के बीच में है। और वैसे शहर जहां जिनकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। अगर हम ऐसे शहर में यह सुविधा दे रहे हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख तक है तो कर्मचारी के वेतन का 7.5%। अगर ऐसे शहर में दे रहे हैं यह सुविधा जहां की जनसंख्या 10 लाख और 25 लाख के बीच में है तो कर्मचारी के वेतन का 10%।
और अगर ऐसे शहर में हम फैसिलिटी दे रहे हैं जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयज़ के सैलरी का 15% इस वैल्यू का यानी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कहलाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, अभी तो हो गया कब, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर वह मकान कर्मचारी को जो रहने के लिए दिया गया, उसका ऑनरशिप, उसका मालिक एम्प्लॉयर नहीं है, उसका ऑनरशिप एम्प्लॉयर के पास नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयर ने एक मकान लिया किराए पर और अपने कर्मचारी को बोला कि भाई जाओ तुम इसमें रहो, और उसका किराया कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय को नहीं देना है, एम्प्लॉय उसमें रह रहा है। तो इसको बोलेंगे इफ हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो जब हाउस एम्प्लॉयर के द्वारा किराए पर लेकर कर्मचारी को रहने के लिए दिया गया हो, तो दो चीज निकालनी है, दो चीजों को कैलकुलेट करना है। एक एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, चूंकि एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है तो किराया चुकाएगा, तो कितना किराया चुकाएगा ये देख लेना है। एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी। यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ सिटीज से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी शहर में आपको दिया गया है, आपका hमेशा 15% से ही कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर को। एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एंड 15% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी, इन दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो कम होगा वही इस सुविधा का मूल्यमान है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी। क्लियर है? तो पहला काम हम लोग क्या किए कि एम्प्लॉय को दो भागों में बांटे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई रूल नहीं, एज पर गवर्नमेंट रूल क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंगली लिख देना है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फिर दो बातों को ध्यान में रखें, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और इफ हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो इसमें तीन कंडीशन: सिटीज हैविंग पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, सिटीज हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 10 to 25 lakhs एंड सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 25 lakhs। तीनों में कंडीशन अलग अलग हो गया, तीनों में वैल्यूएशन अलग अलग हो गया। 10 लाख से कम वाली जनसंख्या वाले शहर में कर्मचारी के वेतन का 7.5%, 10 लाख से ज़्यादा वाले और 25 लाख से कम वाले शहर में कर्मचारी के वेतन का 10%, और 25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर में कर्मचारी के वेतन का 15%। अब अगर कर्मचारी को जो मकान दिया गया वो किराए पर लेकर दिया गया, तो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा, तो यह वैल्यू निकल जाएगा हमारा रेंट फ्री हाउस का। अब यह जो वैल्यू आएगा इसको बोलते हैं अनफर्निश्ड हाउस। मकान जो रहने के लिए दिया जाता है वह दो तरह का होता है, एक अनफर्निश्ड और एक फर्निश्ड। अनफर्निश्ड का मतलब सिंपल मकान है, उसमें सोफा, उसमें पलंग, उसमें कूलर, हीटर, बॉयलर, एसी, रेफ्रिजरेटर, यानी कोई होम अप्लायंसेस अवेलेबल नहीं है। वह एम्प्लॉय को खुद मैनेज करना है। वह सोफे पर सोएगा कि पलंग पे सोएगा कि दीवान पे सोएगा कि ज़मीन पे सोएगा, ये उसकी समस्या है। वह घड़ा का पानी पिएगा कि फ्रिज की पानी पिएगा, वह भी उसकी समस्या है। वह गर्मी में फैन से काम चलाएगा कि एसी लगाएगा, वह उसकी समस्या है।
यानी कि एम्प्लॉयर सिर्फ आपको मकान दे रहा है, उसमें जो फैसिलिटी चाहिए वह खुद आपको करना है। तो सिर्फ मकान दिया गया जिसका वैल्यूएशन ही हम लोग बता रहे हैं। यह वैल्यूएशन जो बताया गया सिर्फ मकान का हुआ, इसको बोला जाएगा अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। लेकिन कभी कभी या कुछ हाई ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको जो मकान दिया जाता है वेल फर्निश्ड होता है, यानी वह एम्प्लॉय सिर्फ अपने पर्सनल यूज का सामान लेकर वहाँ जाएगा और उसको कुछ व्यवस्था नहीं करना है। उसको न तो सोफ़ा की समस्या है, न उसको डाइनिंग टेबल ढूंढना है, न उसको किचन में अप्लायंसेस के बारे में सोचना है, न उसको एसी फ्रिज और वगैरह वगैरह जो भी सुविधाएं होती हैं, किसी चीज़ के लिए उसको नहीं सोचना है। वो सारी चीज़ें वहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। तो वैसा मकान जिसमें हमारी सुविधा की सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी पहले से प्रोवाइडेड हैं, उसमें आपको रहने के लिए कहा गया, तो वह कहलाएगा फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस या फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, या जो वैल्यू निकाले, चाहे गवर्नमेंट का निकाले या नॉन गवर्नमेंट का निकाले, या अनफर्निश्ड का हुआ। अब यह जो वैल्यू आएगा, इसी वैल्यू में हम कुछ चीज़ों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। अब क्या जोड़ेंगे भाई? तो देखो, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड के बाद तो पहला काम तो हमको अनफर्निश्ड का ही निकालना है। यह जो रूल हम बताए यह किसका निकला? अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस का। अब अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस के वैल्यूएशन में कुछ बातों को जोड़ना है जो हो जाएगा फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। तो क्या जोड़ना है? तो बोलता है कि 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग इक्विपमेंट। जो जो चीज आपके मकान में अवेलेबल करवाया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, एसी लगवाया गया तो उसका कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, है ना। सोफ़ा दिया गया, पलंग दिया गया, डाइनिंग टेबल दिया गया, चेयर्स दिए गए, लॉन चेयर्स दिया गया, जो भी चीज़ दिया गया, तो उन सारी चीज़ों को अगर एम्प्लॉयर ने खरीद कर उस मकान में लगाया तो खरीदने में कुछ तो खर्च आया होगा। 10,000 आया होगा, 1 लाख आया होगा, 2 लाख आया होगा, 5 लाख आया, कुछ आया होगा ना भाई। तो जो भी कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट का 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग इक्विपमेंट। फर्निशिंग इक्विपमेंट में क्या आया? एसी आ गया, फ्रिज आ गया, कूलर आ गया, हीटर आ गया, बॉयलर आ गया, गीज़र आ गया, किचन के अप्लायंसेस आ गए, फर्नीचर्स आ गए। तो इन सब चीज़ों को अब खरीदा गया तो खरीदने में जो भी कॉस्ट आया एम्प्लॉयर का, उस कॉस्ट का 10% हमको ऐड कर देना है। किसके साथ? अनफर्निश्ड वैल्यूएशन के साथ। तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना, हो सकता है कि सारे के सारे चीज़ें खरीद कर नहीं दी गई हों, बल्कि किराए पर लाके दी गई। किराए पर फर्नीचर किराए पर लाके लगा दिया गया, और भी होम अप्लायंस एसी किराए पर लगा दिया गया, कूलर, हीटर, बॉयलर जो भी था उस सब एम्प्लॉयर ने क्या किया? मार्केट से किराए पर लिया और उसमें इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ तो खरीदा नहीं गया। तो जब किराए पर लेगा तो एम्प्लॉयर को उसको हर महीने, हर 6 महीने, हर साल जो भी तय किया हो उसके हिसाब से उसका किराया चुकाना होगा। तब क्या करेंगे? तब 10% की बात नहीं करेंगे, तब एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इन सारी सुविधाओं का, इन सारे इक्विपमेंट्स का जो एक्चुअल किराया एम्प्लॉयर अपने उन लोगों को चुकाएगा जिनसे उसने किराए पर सामान लिया है,
तो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट ऑफ फर्निशिंग इक्विपमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इसको जोड़ेंगे। यानी कि या तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% या एक्चुअल रेंट ऑफ फर्निशिंग इक्विपमेंट, दोनों में से कोई एक लागू होगा। या तो खरीद कर देगा या तो किराए पर लेकर देगा। खरीद कर देगा तो फर्निशिंग इक्विपमेंट का जो कॉस्ट आएगा उसका 10% जोड़ेंगे। किराए पर लेके देगा तो जो एक्चुअल किराया हो चुका है उसको जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? अनफर्निश्ड हाउस के वैल्यूएशन में। अनफर्निश्ड वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस जो इसके आधार पर निकला, उसमें से या तो हम उसका एक्चुअल खरीद के दिया गया तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% और किराए पर लेके दिया गया तो एक्चुअल किराया, जो भी दोनों में से लागू होता है उसको जोड़ देंगे, तब ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। क्लियर है? अब एक चीज और समझ लीजिए, कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। कंसेशनल रेंट फ्री हाउस क्या हुआ? ये तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस हो गया या वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हो गया। अगर ये सब नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू जो निकलेगा वो अनफर्निश्ड हाउस का होगा, और सब दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा चार्ज करता है। आपको रहने की जो व्यवस्था दी गई उसके बदले में आपसे 500 पर मंथ ले लेता है, 200 पर मंथ ले लेता है, 1000 पर मंथ ले लेता है, कोई अमाउंट लेता है। यानी कि आपको रहने की सुविधा दी गई है लेकिन फ्री में नहीं दी गई है, उसके बदले कुछ न कुछ चार्ज आपको देना पड़ रहा है। तो उसमें भी हम लोग को यही सारा काम करना है। सारा काम यहाँ तक कर लिए और एम्प्लॉय के सैलरी से इस सुविधा के नाम पे जो अमाउंट डिडक्ट किया गया है, यानी एम्प्लॉय के वेतन से रहने की सुविधा के बदले में एम्प्लॉयर जो अमाउंट चार्ज करता है उसको माइनस कर देना है। इस वैल्यूएशन में उसको माइनस कर लेंगे और माइनस करके अगर कुछ बचेगा तो कहलाएगा वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। अब अगर अनफर्निश्ड है तो कहलाएगा वैल्यू ऑफ कंसेशनल अनफर्निश्ड हाउस, और अगर वह फर्निश्ड है तो कहलाएगा वैल्यू ऑफ कंसेशनल फर्निश्ड हाउस। तो बस इतनी बातें हैं। अब इसी के आधार पे आपको कैलकुलेशन करना है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ जो हम 7.5% या 10% या 15% जो सैलरी का डिफरेंट परसेंट कैलकुलेट कर रहे थे, वह सैलरी का मतलब क्या है? तो आपको कल भी या पिछले क्लास में बताए थे कि सैलरी का मतलब, मीनिंग ऑफ सैलरी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाता है। हाउस रेंट अलाउंस निकालने के सैलरी का मतलब कुछ और, इंटरटेनमेंट अलाउंस निकाल रहे हैं तो सैलरी का मतलब कुछ और, रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो सैलरी का मतलब कुछ और, ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं तो वहाँ सैलरी का मतलब कुछ और, है ना। तो अलग अलग जब इसी तरह से आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन करना रहता है, वहाँ भी सैलरी का मतलब कुछ और। तो अलग अलग जगहों पे सैलरी का अलग अलग अर्थ होता है। तो आपको याद रखना है कि किस संदर्भ में हम सैलरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो सैलरी की बात हो रही है वह रेंट फ्री हाउस के लिए हो रही है। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या जोड़ेंगे भाई? तो बेसिक सैलरी लिखेंगे, डियरनेस पे हर हाल में लिख देंगे, डियरनेस अलावेंस जोड़ेंगे और नहीं भी। कब जोड़ेंगे कब नहीं जोड़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि यदि डियरनेस अलावेंस सर्विस कंडीशन के अंतर्गत दिया गया हो, आपकी सेवा की शर्तों के अनुसार अगर महंगाई भत्ते का डियरनेस अलावेंस का भुगतान होता हो तो वह जोड़ा जाएगा, और अगर वह सर्विस कंडीशन में नहीं है तो वह नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा क्या जोड़ेंगे? बोनस, कमीशन, कोई भी कमीशन, फिक्स रेट ऑन सेल्स वाली बात यहाँ नहीं है।
बोनस, कमीशन, फी और जितना भी अलाउंस आपको मिला हो, जितना भी, उनका टैक्सेबल पार्ट। चूंकि अलाउंस दो तरह तीन तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। तो एग्जेम्प्टेड को आने की बात ही नहीं है। फुल्ली टैक्सेबल है तो पूरा पूरा आएगा, और पार्टली टैक्सेबल है तो उसका सिर्फ एग्जेम्प्टेड पार्ट को छोड़कर, यानी टैक्सेबल पार्ट जो है वह आएगा। इसलिए लिखा क्या गया है भाई कि टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस। पहला बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, हर हाल में डीए इफ इंटर इनटू सर्विस कंडीशन, प्लस बोनस, प्लस कमीशन, प्लस फी, प्लस टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस, प्लस मॉनेटरी पेमेंट, कुछ नगद भुगतान अगर होता हो तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं पहले। इसका जो टोटल आएगा उस टोटल का 7.5% या 10% या 15% जो हम लोग को निकालना है, इस सैलरी का टोटल जो आएगा उसका निकालना होता है। तो यही है आपका रेंट फ्री हाउस। अब इसको आप ध्यान से एक बार दो बार पढ़िएगा, इस पर सम्स दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा। और जो हमारे वीडियो को ध्यान से देखते होंगे, अगर ध्यान से इसको समझने का कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि रेंट फ्री हाउस आपका क्लियर हो जाएगा। आज इतना ही, थैंक यू।